गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नीट और जेईई की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन जो ये टॉपिक है ये भी आपका लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, और इसको उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फ्रिक्शन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मोस्टली लॉज ऑफ मोशन के साथ ही मिला के या कहीं पे और रोलिंग मोशन को मिला के कहीं ना कहीं वहाँ पर इसको जोड़ के फ्रिक्शन को ज़्यादातर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रिक्शन टॉपिक में भी, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो देखिए जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ये होता है दो बॉडीज़ के बीच रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो बॉडीज़ के बीच में जो आपकी रिलेटिव मोशन होता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दो बॉडीज़ अगर या तो उनके बीच में क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको अपोज करता है एक फोर्स, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कैसे करता है ये पूछा जाए, या डायरेक्शन क्या होता है, एक्ट कैसे करता है, या डायरेक्शन की बात पूछे, डायरेक्शन समझे, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, और ये ठीक विपरीत दिशा में होता है मोशन को, ठीक है, सच दैट इट opposes the relative motion or tendency of relative motion। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है आपकी फ्रिक्शन फोर्स की। ये डायरेक्शन होती है। देखो, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको डायग्राम बना के, सपोज करो कि ये एक सरफेस है, ये आपका सरफेस है, और इस सरफेस पे कोई एक ब्लॉक है, ये ठीक है, इस सरफेस पे कोई एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में किसी एक फोर्स F से इसको खींच रहा हूँ, तो इस फोर्स F से अगर मैं खींच रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसको ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये रफ सरफेस जो है, इसको बॉडी को आगे मूव नहीं करने देना चाहेगा, और चाहेगा कि इस बॉडी को मैं रोक लूँ। तो इसके ठीक पीछे की डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, और वही फोर्स होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये सरफेस इस ब्लॉक के इस डायरेक्शन के मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाता है, और वही फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। आप चाहो तो इस तरीके से एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। देखो, मान लो एक ये ब्लॉक है और वो इस ब्लॉक पर रखा है, ये ब्लॉक मान लीजिए B है, ये ब्लॉक A है। मान लीजिए आप ब्लॉक A को इस डायरेक्शन में किसी एक फोर्स F से खींच रहे हो, तो इस ब्लॉक A का इस डायरेक्शन में मोशन होगा, लेकिन ब्लॉक B का ये जो सरफेस है वह इस ब्लॉक A के मोशन को अपोज करना चाहेगा, ये सरफेस, और इस डायरेक्शन में, इसके पीछे की डायरेक्शन में इस मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है FA, मतलब किस पर, FA ब्लॉक पर, किसके द्वारा, B के द्वारा। इन द वेरी सेम
मैनर, देखो जब ये ब्लॉक ए मूव कर रहा होगा तो ब्लॉक ए से देखने पे ब्लॉक बी ऐसे दिख रहा होगा कि ब्लॉक बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ब्लॉक ए भी ब्लॉक बी पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा है। देखो आपका ये ए मतलब जो ब्लॉक बी है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और चाहेगा कि ये ब्लॉक जो बी है इस डायरेक्शन में मूव ना करे। तो मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ ये आपका ब्लॉक बी पर लग रहा किसके द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दो बॉडी के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस सच दैट कि ये जो आपका मोशन हो रहा है या रिलेटिव मोशन हो रहा है या होने की टेंडेंसी रख रहा है उसको अपोज करे। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, फ्रिक्शन को मेनली दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन हम लोग जो मेनली अभी देखने चल रहे हैं वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों के बारे में समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग चाहे तो इसको शॉर्ट नोट्स जैसा तैयार भी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को। देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहता है, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है लेकिन रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। मतलब यहाँ पर रेस्ट कंडीशन होती है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट कंडीशन, विराम की अवस्था में होती है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है तो बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है, बॉडी रेस्ट में होती है। जैसे आप ये समझो कि कोई ये सरफेस है और सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक मान लीजिए आपका 100 किलो का है, और किसी बच्चे से कहा जाए कि भाई जाओ इस पर फोर्स लगाओ और इसको आगे की तरफ खिसकाओ, और वो लड़का जो है, मान लीजिए लड़का है और लड़का बहुत अपना कोशिश कर रहा है लेकिन इस ब्लॉक को आगे खिसका नहीं पा रहा है, तो ब्लॉक पर ये फोर्स जब लड़का लगा रहा है, ब्लॉक पर यहाँ पर लड़का जब इस पर फोर्स लगा रहा है तो कोशिश तो कर रहा है कि ब्लॉक को आगे बढ़ा दे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इस ब्लॉक में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन तो है लेकिन रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसी को हम लोग कहेंगे, ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर बात करें हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की, अगर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन में इन रियलिटी में आपका रिलेटिव मोशन हो जाता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, रिलेटिव मोशन इज देयर, रिलेटिव मोशन होने लगता है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है, रिलेटिव मोशन आपका होने लगता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज होने लगती है, रिलेटिव मोशन इज देयर, ठीक है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है यहाँ पर बॉडी रेस्ट में नहीं होती, रिलेटिव मोशन होने लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, आप मान लो कि कोई एक ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लगा के, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको आप मूव कराने लगे हो, ठीक है। तो ये कुछ देर में ये आपका ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ देर पे आपका ब्लॉक यही 100 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये यहाँ से पोजीशन 1 से P1 से P2 तक पहुँच गया, ठीक है। आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका मोशन में है, ये ब्लॉक आपका मोशन में है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर, यहाँ पर जो सरफेस पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में आप मोशन करा रहे हो तो उसके ठीक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शन कहलाएगा
ये फ्रिक्शन कहलाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन होने लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका टेंडेंसी होता है रिलेटिव मोशन का, लेकिन रिलेटिव मोशन होता नहीं, बॉडी जो होती है आपकी रेस्ट में होती है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका बॉडी मोशन में रहती है। बॉडी किस में रहती है? मोशन में रहती है। चलिए अब दोनों को अलग अलग और अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को। चलिए पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक से भी शुरू कर सकता था मैं, लेकिन काइनेटिक रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। देखो मोशन आपको दिखता है इसमें, तो रिलेटिवली ये थोड़ा सा आसान होता है। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, इसमें रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन होता है। तो बॉडी मोशन में होती है। अक्सर लिखना चाहे तो बॉडीज आर इन मोशन, बॉडीज मोशन में होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है, मतलब समय के साथ या फिर आपके जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये आपकी बॉडी मूव कर रही किसी एक फोर्स एफ से, तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, ये आपकी अगर अभी ये इनिशियल वेलोसिटी v से है और कल को ये मतलब ये आगे बढ़ने पे ये v डैश p हो गई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ घट रही है। वेलोसिटी बढ़ने घटने से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता घटता नहीं है, ये बदलता नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट होता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल f और यहाँ पर नीचे सब्सक्रिप्ट इसका k लिखते हैं, Fk से डिनोट करते हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन यहाँ पर हटाएं तो Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू कैपिटल N, म्यू के इंटू कैपिटल N। यहाँ पे म्यू के क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये जो आपका है ये सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। और ये आपका एक प्रकार से मेनली ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है म्यू के, ठीक है। तो एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ठीक है, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर डायरेक्शन की बात करें, कि जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन इज सच दैट it opposes the relative motion। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए यही ब्लॉक है तो ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पीछे की ओर आपका एक फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स हियर व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो ये पीछे की डायरेक्शन में लगता है, टेंजेंशियल पीछे की डायरेक्शन में, और ये चाहता है कि इसके मोशन को क्या करिए, अपोज करे, रोके, ठीक है। तो डायरेक्शन आपका इस तरीके से होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का ये डायरेक्शन आपका होता है, ठीक है। और जो ये म्यू के होता है, ठीक है, जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये डिपेंड करता है सरफेस पे। ये किस पर डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पर। काइनेटिक फ्रिक्शन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन पर चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन पर, और फिर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, देखेंगे।
पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पर। मान लीजिए इस तरीके से कोई ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में यहाँ पर 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का एक फोर्स है। और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके लिए म्यू के अर्थात काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। पहले चीज़ क्या पूछ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बता दो आप क्या है। दूसरा पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक, ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक ये बताना है, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे जो बॉडी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, एजम्पशन हमारे ये है, एक दो क्वेश्चन जो अभी हम लोग करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के, इसमें हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, मतलब दैट इज देयर इज रिलेटिव मोशन, दैट इज देयर इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो अभी एक दो क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे, जब तक मैं बताऊंगा नहीं, स्टैटिक पर जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे बदल जाएंगी चीज़ें। तो अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉडी मोशन में है, तो बॉडी 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पे इस डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है। तो अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ के होगा, दैट इज म्यू के इंटू एन, उसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें 2 kg ब्लॉक का। तो 2 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए चल रहे हैं हम लोग, तो नीचे की तरफ इसका मास 2 kg इंटू जी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू ले लेते हैं। तो मास mg आपका 2 गुणे 10 दैट इज 20 न्यूटन नीचे की तरफ आपका इसका वेट का फोर्स एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी। और इस डायरेक्शन में अगर ये बॉडी इधर आगे की तरफ मूव करे तो पीछे के डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसी की वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है तो इसको बैलेंस कर जाएगा, तो एन जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दो 20 न्यूटन, म्यू की वैल्यू दिया है सरफेस के लिए 0.2, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आ जाएगी 4 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन जानना है आपको, तो देखिए मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मतलब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपका पहले नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये लगा दो। नेट फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन कितना हो जाएगा 5 न्यूटन माइनस इधर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 4 न्यूटन, पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन में होता है ना ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, ये आपका 4 न्यूटन है एफ के, ठीक है। इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मोशन, तो 5 माइनस 4 न्यूटन इक्वल्स टू एम, एम मास कितना है 2, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 2 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन पे, और हम लोग इसमें भी एज्यूम करेंगे कि बॉडी किस में है मोशन में है, तो देयर इज़ रिलेटिव मोशन, ये हम लोग मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मान के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे रहे हैं। सपोज करो कि ये एक 8 kg का ब्लॉक है और इसमें इस डायरेक्शन में 20√2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स लगा रहा है, मतलब 45 डिग्री पे ये लग रहा है। इस सरफेस के लिए सपोज करो कि म्यू के की वैल्यू दे दी गई है आपको 0.2। आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स
फ्रिक्शन फोर्स बताइए आप, एंड फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑफ 8 kg ब्लॉक, 8 kg ब्लॉक। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है, ये 3 चीज़ें बतानी है, एक एक करके हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना ले हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। फ्री बॉडी हम लोग ये मान लें कि ये क्या है, ये फोर्स लगाने से ये बॉडी मोशन में, तो यहाँ रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर 8 किलोग्राम का बना है तो नीचे की तरफ 8 × g, तो g की वैल्यू हम लोग चलो 10 मीटर/सेकंड² एज्यूम कर लेते हैं। तो 8 × g, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। नीचे की तरफ आपका इसका वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स देखो, तो इसके लिए हम देखो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिजॉल्व होगा तो ऊपर की तरफ 20√2 sin 45, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा तो 20√2 cos 45। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा cos 45 1/√2, तो √2 कट जाएगा, ये 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन। तो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा 20 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो 20 न्यूटन का लगेगा। इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है, तो ये इसको बैलेंस करेगा, मतलब n + 20 न्यूटन इक्वल्स टू n प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 न्यूटन इक्वल्स टू होगा 80। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा आपका 60 न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको मिल जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन F होगा, और वो होता है μK × N। μK की देखो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.2, तो वैल्यू पुट कर दो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन 60 आया है, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इस पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कितने का है, 12 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो देखो आपका ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लो। तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, ठीक है। इधर आपका पीछे की तरफ 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा, तो नेट आपका इस डायरेक्शन में इसमें मोशन होगा। तो नेट फोर्स 20 - 12 न्यूटन इक्वल्स टू मास, मास कितना है 8 × एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो ये इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8a, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 मीटर/सेकंड²। तो बॉडी जो है 8 kg वाली ये 1 मीटर/सेकंड 1 मीटर/सेकंड² से इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, 1 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो ये हमने 2 क्वेश्चन लिए जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के थे, और हम लोग अब पढ़ेंगे वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्शन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में पहली बात तो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका मोशन नहीं होता, देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, मोशन नहीं होता, टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, मतलब बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी जो होती है आपकी रेस्ट में होती है। और आप याद करिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता था वो कांस्टेंट होता था, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। ये इसीलिए इसको एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट होता है, ये आपका एडजस्ट होता रहता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू की बात करें या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है यह जीरो से लेकर ये होता है एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है इसकी वैल्यू जीरो से लेके एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है।
देखिए ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है यह वही फोर्स है जिसके मतलब इसको इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस करने के बाद कोई भी बॉडी रिलेटिव मोशन में आ जाती है। अब जब तक आपका ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम रहता है मोशन, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर जो अप्लाइड फोर्स जिस आप उस पर जो अप्लाई कर रहे हो, अगर बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम रहता है तो बॉडी रेस्ट में रहती है, मतलब उसमें मोशन की टेंडेंसी तो होती है लेकिन मोशन नहीं होता। लेकिन अगर बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक वेरी करती है, ठीक है, इसके बीच में आपका वेरी करता है। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL, इसको अगर लिख लें हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हमने FL लिख दिया, इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस इंटू एन FS की वैल्यू नहीं होती, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को आप कह सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फोर्स को आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस क्या है? स्टैटिक, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर इसकी भी डायरेक्शन की बात करें जाए, डायरेक्शन की बात करें तो वही होता है क्या? सच दैट it opposes the tendency of relative motion, ठीक है। वही टेंजेंशियली पीछे की डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोशन होने का टेंडेंसी रखता है, जिस डायरेक्शन में मतलब मोशन करने का टेंडेंसी रखता है उसका ठीक विपरीत डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है आपको उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एग्जिस्टिंग इन नेचर होता है, उस वेरिएबल होता है, उसका वैल्यू आपका 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज करिए ये 4 न्यूटन का एक कोई ब्लॉक है, सॉरी 4 kg का ब्लॉक है और इस पर 6 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, इस तरीके से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस सरफेस का लिए जो आपका म्यू एस की वैल्यू दिया गया है, इस सरफेस के लिए म्यू एस की जो वैल्यू दिया गया है, सपोज करिए 0.2 दिया है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मोशन हो पाएगा कि नहीं। और अगर मान लीजिए मोशन हो ना पाए, जो भी हो, अगर हम लोग से यहाँ पे पूछा गया हो फ्रिक्शन फोर्स, मान लीजिए हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या, पहली बात। दूसरी बात पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मोशन होगा कि नहीं। देखिए अब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस मोशन को होगा कि नहीं इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग F लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को निकालेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, ठीक है। और एन को पता करने के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ता है। तो नीचे की तरफ मास इंटू जी, तो 4g दैट इज़ 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 40 न्यूटन। जी को वैल्यू हमने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ऊपर नीचे मोशन है नहीं तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 न्यूटन। पुट करते हैं इसकी वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू हमने 2 ले रखी है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है, तो 8 न्यूटन आ जाएगा। FL कितना आ गया? 8 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 8 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान से यहीं पे समझना है आपको, यहीं आपको समझना है। इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अभी हमने निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। मतलब
इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर मोशन कराने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के थ्रेशोल्ड को जब आप क्रॉस करोगे तब जाकर इस बॉडी में मोशन आपका शुरू होगा। तो 8 न्यूटन तक तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही बैलेंस कर ले जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही बैलेंस कर ले जाएगा। इसमें मोशन होगा नहीं, इसमें मोशन होगा नहीं, इसमें मोशन होगा नहीं। लेकिन 8 न्यूटन के बाद इसमें धीरे धीरे मोशन होने लग रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए, फ्रिक्शन फोर्स इसमें पूछा जाए, इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए, तो आप 6 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब Fs होगा वो होगा 6 न्यूटन। वो कितना होगा? 6 न्यूटन। ये 8 न्यूटन क्यों नहीं ले रहे हो सर? अरे ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन हमें इस समय इस कंडीशन पे कि जब 6 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? 6 न्यूटन। 8 न्यूटन क्या है फिर? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। देखो लिमिटिंग फोर्स आपकी आई 8 न्यूटन। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? ये वेरिएबल होता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इस समय इसने अपने आप को कितने पे एडजस्ट किया हुआ है? 6 न्यूटन पे एडजस्ट किया हुआ है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस समय कितना हो गया? आपका 6 न्यूटन हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी तो इस समय 0 एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इसमें कोई मोशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मोशन ही नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। देखो आपको यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको समझा देना चाहता हूँ। जब F applied force, when applied force is less than F limiting friction force, that is maximum static friction force। जब अप्लाइड फोर्स कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी रेस्ट में होगी। बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी, कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा। और अगर बॉडी जो रेस्ट पर है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वही अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। तो इस कंडीशन में ये देखने को भी मिल रहा है कि बॉडी रेस्ट में है तो ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जब तक बॉडी पर अप्लाइड फोर्स एक आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा बॉडी में मोशन नहीं होगा, और जब तक बॉडी में मोशन नहीं होगा तब तक बॉडी के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वह अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ये 2 kg का ब्लॉक है, सपोज करो ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर ये म्यू एस दे रखा है, मान लीजिए 0.6, और म्यू के दे रखा है इस सरफेस के लिए म्यू के दे रखा है 0.4। 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स फाइंड फ्रिक्शन फोर्स आपको बतानी है पहली बात, और दूसरी बात बतानी है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये बतानी है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स बताना है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। अच्छा, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। और बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है ये चेक करने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इसकी कैलकुलेट करने के लिए हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन, आइए चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ मास इंटू वेट, मतलब 2 वेट निकालने के लिए 2 इंटू जी, जी की वैल्यू अगर 10 ले लो, जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है,
इधर आपका कोई एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। ऊपर नीचे कोई आपका मोशन नहीं है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 पुट करो, म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.6, तो 0.6 इंटू 20 दैट इज 12 न्यूटन। तो लिमिटिंग फोर्स कितना आ गया, FL। लिमिटिंग फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फोर्स कितना आ गया, 12 न्यूटन। मतलब अधिक से अधिक इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है इसको रोकने के लिए वो 12 न्यूटन का है, लेकिन आपने इस पर लगा दिया है कितना, 20 न्यूटन का अप्लाई फोर्स। तो इस कंडीशन में F अप्लाइड, मतलब अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोशन। और मोशन होते ही यहाँ पर फ्रिक्शन कैसा लिया जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये मोशन में हो गई बॉडी, तो इस पर जो ये पीछे की डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एफ के होगा, और इसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, एन की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, एन की वैल्यू 20, तो ये होगी 8 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन में, पीछे डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रही है, 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है, 8 न्यूटन के लिए। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अगर देखो, ये बॉडी मोशन में है, कैसे पता चला, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन है और आगे की तरफ जो लगने वाला अप्लाइड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का। तो अप्लाइड फोर्स जब ज़्यादा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये बॉडी मोशन में। अगर बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। वैल्यू पुट कितना निकाल लिया हमने, 8 न्यूटन। देखो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो आगे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 20 माइनस 8 इक्वल, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। ये इसको घटा लो तो 12 आ जाएगा, इधर 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा, ठीक है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और सारी बातों को करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है और अप्लाइड फोर्स, इसमें ग्राफ कैसे बनता है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, क्यों, कैसे, इसको समझेंगे। और साथ ही साथ एंगल